हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ गुप्ता। आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन का टॉपिक है विटामिन्स में अपन पढ़ेंगे आज बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन अपन बात करते हैं कि विटामिन्स है क्या। ठीक है, तो विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स हैं। अब अपन न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन देखें तो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो के अंदर मैक्रो के अंदर जो कवर होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। हमको डिस्कस करना है विटामिन्स। ओके, विटामिन्स होते हैं दो तरह के। हमको अब विटामिन्स का क्लासिफिकेशन देखना है। तो विटामिन्स के जो टाइप्स होते हैं, विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, विटामिन्स होते हैं दो तरह के। विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, दूसरे होते हैं फैट सॉल्यूबल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो अपने वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अपन को डेली पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्लड में घुल के अपनी बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाते हैं। डेली उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपन को असेंशियली डेली डाइट में वो अपने होने चाहिए। दूसरे होते हैं हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन का ये है कि फैट सॉल्यूबल विटामिन आज हमने खाया, अपन ने कुछ भी खाया, अगर उसके अंदर वो विटामिन है तो वो हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा या हमारी फैट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो अगर हम बॉडी को उस विटामिन की जब भी नीड पड़ेगी तो जहाँ पे वो स्टोर किया हुआ है वहाँ वो विटामिन उस जगह से उस बॉडी के यूटिलाइजेशन में काम आता है। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल विटामिन टाइप्स जो है इनमें आते कौन कौन से हैं? तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कौन कौन से विटामिन आते हैं, कौन से विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्यूबल होते हैं और कौन से विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। वाटर सॉल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं दो। वाटर सॉल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं दो विटामिन आते हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा विटामिन सी। इसके अंदर आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये सारे फैट सॉल्यूबल विटामिन। इनकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट तो डेली है, लेकिन अगर मान लीजिए विटामिन अपन ने डेली एसेंशियल लाइफ में कई विटामिन ऐसे हैं जो शायद नहीं खा पाते हैं हम, क्योंकि इंडियन डाइट है, वेगन डाइट्स है, उनके अंदर कई, जैसा वेगन डाइट होती है, उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सबसे कम मात्रा में मिलता है और ना के बराबर ही मिलता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है। एक तो वो फैट में डिपॉजिट नहीं हो सकता, और दूसरी बात वो वेगन डाइट में भी नहीं है। अब ये विटामिन्स हैं, जैसे आज हमने खाया, जैसे
अपन कुछ भी खाया, जो विटामिन, आज हमने बादाम खाई तो विटामिन ई है उसके अंदर मिल गया अपन ने। आप डेली बादाम तो क्या पता कौन खाता है, लेकिन ठीक है, विटामिन ई अपन ने खाया, अपन को वो लीवर में या फैट में जाके स्टोर हो गया, बॉडी को जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से उस चीज़ का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब इन विटामिन के नाम क्या है, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ सुपरफिशियली। विटामिन ए, विटामिन ए का जो नाम है वो है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल को हम इस चीज़ से भी याद रख सकते हैं कि विटामिन ए जो है वो आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेटिना हमारे आईज में ही पाया जाता है। तो अपन अगर याद करने का तरीका देखा जाए तो अपन रेटिना से रेटिनॉल याद कर सकते हैं, और विटामिन ए की कमी से होता भी नाइट ब्लाइंडनेस ही है। मतलब नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी का मैं आपको आगे बताऊंगा, विटामिन बी का सारा नोमेनक्लेचर मैं आपको आगे बताऊंगा। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? विटामिन ए का नाम विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। दूसरा आता है विटामिन डी। विटामिन डी के भी दो टाइप्स होते हैं, विटामिन डी के भी दो टाइप्स हैं, विटामिन D2 और D3। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, और ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, इनके भी नाम, विटामिन 2 का नाम होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, और इसका नाम होता है कोलो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये एक सुपरफिशियल नोमेनक्लेचर ऑफ विटामिन है। हमारा जो मेन टॉपिक है, हमको पढ़ने हैं आगे बी विटामिन्स। हम पढ़ेंगे आगे बी विटामिन्स। ठीक है, तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो स्टार्ट कर दिया अपन, जो मेन जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन को पढ़ना है विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मेन बात आती है नोमेनक्लेचर की, कि सर विटामिन बी आपने बता तो दिया, विटामिन बी के नाम क्या क्या हैं, ये इन विटामिन B1 को क्या कहते हैं, B2 को क्या कहते हैं, B3 को क्या कहते हैं, B5 B7 B9 B12 को क्या कहते हैं। तो मेन जो अपन को पहली चीज़ जो ध्यान करने की है, वो ध्यान करने की बात यह है कि सर विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, लेकिन B4 नहीं होता है, B5 होता है, B6 भी होता है। सॉरी, इस स्लाइड में वो B6 का नाम नहीं है, इसके लिए सॉरी। B7 होता है, फिर B8 नहीं होता है, B9 होता है और B12 होता है। अपन B6 नहीं लिखा हुआ है तो B6 यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये विटामिन बी के टाइप्स होते हैं। ये विटामिन बी के टाइप्स हैं। अब इनका नोमेनक्लेचर हमको पढ़ना है कि इनके नाम क्या क्या है। तो विटामिन B1 का नाम, विटामिन B1 को हम थायामीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। B3 का नाम है नियासिन,
B3 का नाम है नियासिन, B3 का नाम है नियासिन, B3 का नाम है नियासिन। B5 का नाम है पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड। B6, अगर आप 5 के बाद वैसे B6 आता, अपने नीचे लिख रखा है, B6 का नाम है पायरीडॉक्सिन, ठीक है। B7 का नाम है बायोटीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? 2 बच रहे हैं अपने B9 और B12, वो हम अभी करते हैं। B9 का नाम है फॉलिक एसिड। B12 का नाम है कोबालमिन, साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालमाइन, ठीक है। ये हमारा विटामिन बी का नोमेनक्लेचर है कि इन विटामिन्स के नाम क्या क्या होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विटामिन B1 का नाम क्या है, B2 का नाम क्या है, B5 का नाम क्या है, B9 का नाम क्या है, B12 का नाम है क्या है। B12 में कई बार पूछ भी लेते हैं कि कौन सा विटामिन है। एम्स में क्वेश्चन, एम्स में नहीं शायद RUHS में पूछा गया था आपका MSc नर्सिंग में कि कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट जिसे अपन कहते हैं कोबाल्ट जैसे। तो इसमें ये कोबाल्ट यहाँ पे ऐड हो रखा है, तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि कोबाल्ट किस जगह आता है, तो ये विटामिन B12 में आता है, ठीक है। पायरिडॉक्सिन का नाम पूछा गया है कि B6 को कहते हैं, तो आपको ये नोमेनक्लेचर याद होना चाहिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर अपना फिनिश हो गया। नोमेनक्लेचर के बाद अपन पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 मैंने आपको बताया है थायामाइन के बारे में, मैंने आपको बताया है B1 का बोलते हैं अपन, B1 को बोलते हैं थायामाइन बोलते हैं। अब सर B1 काम क्या आता है? ठीक है, आपने B1 पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन B1 काम क्या आता है? विटामिन B1 का जो मेन काम है, विटामिन B1 के मेन जो 2 फंक्शन है, विटामिन B1 की कमी होती है तो ये सिम्टम भी आते हैं, लेकिन विटामिन B1 जो मेनली है वो आपके कार्डियक और नर्वस फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन जो B1 है वो इम्पोर्टेंट फॉर आपके नर्व एंड हार्ट फंक्शन। नर्व और हार्ट के लिए विटामिन B1 बहुत असेंशियल माना जाता है। असेंशियल माना जाता है कि हम असेंशियल है, ठीक है। इसकी कमी से मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। पहला अपन सोर्सेज के बारे में देखते हैं। विटामिन B1 अपन को कौन से डाइटरी सोर्सेज हैं जो विटामिन B1 लेने से अपन को मिल सकते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में हाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विटामिन B1 का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। विटामिन B1 का सबसे जो बेस्ट सोर्स माना गया है और कई बार क्वेश्चन आता है वो माना गया है कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल मतलब, या फिर कोड लीवर ऑयल बोल लो या फिश के लीवर ऑयल बोल लो, तो सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ विटामिन B1 है वो कोड लीवर ऑयल है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि विटामिन बी जो है वो ज़्यादातर जो विटामिन बी, जितना भी विटामिन बी है वो ज़्यादातर एनिमल ओरिएंटेड है। एनिमल ओरिएंटेड का मतलब वो ज़्यादातर विटामिन जो है वो एनिमल्स जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मीट हो गया, फिश हो गई, या फिर मिल्क हो गया। अपने वेजिटेरियन डाइट में अपन कहते हैं कि वेजिटेरियन नहीं है क्योंकि मिल्क इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क भी है एक गाय भैंस जो भी है जिसमें से भी आ रहा है वो एनिमल्स ही हैं। तो विटामिन बी जितना भी है, चीज़ हो गया, ये इन चीज़ों में विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन ये सारे एनिमल जनरेटेड प्रोडक्ट हैं। तो ठीक है, सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सनफ्लावर ऑयल हो गया, जिंजरली सीड्स हो गए, ठीक है, ये इसके सोर्सेज हैं। आगे चलेंगे, डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, मेन आती है डेली रिक्वायरमेंट कि सर डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। तो डेली रिक्वायरमेंट 1.2 mg
mg डेली है, ये है मेल्स के लिए, अडल्ट मेल्स के लिए, जो वयस्क हैं, मेरे जैसे वयस्क आप कह सकते हो, आप लोग भी होंगे, तो वयस्क हैं उनके लिए डेली रिक्वायरमेंट है। ये कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि सर इतने बॉडी केजी का वेट है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो कितने भी केजी का हो, अगर अडल्ट है तो उसकी रिक्वायरमेंट 1.2 mg डेली है। उसके बाद आती है फीमेल्स की, तो फीमेल्स, अडल्ट फीमेल्स जो है, अडल्ट फीमेल्स की जो रिक्वायरमेंट है डेली की 1.1 mg फॉर फीमेल्स होती है। उसके बाद 1.4 mg, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये होती है प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, जो विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1.4 mg डेली। 1.4 mg ये डेली है, 1.4 mg डेली की रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, डेफिशिएंसी में अब आ गया विटामिन B1 का। आपकी डेफिशिएंसी मैंने बताई, डेफिशिएंसी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन B1 जो है वो अपने नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लाइन ये भी है कि ये विटामिन B1 जब तक बॉडी के अंदर नहीं होता, वो हमारा जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट सब में पाया जाता है, जो भी हम कुछ भी खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट का अपन खाना खा रहे हैं, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल होता है वो विटामिन B1 का होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बायोकेमिस्ट्री में एक नाम है क्रेब साइकिल करके, क्रेब साइकिल्स में, तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट में मेटाबॉलिज्म है वो पायरूवेट एंड लैक्टेट में होता है, पायरूवेट एंड लैक्टेट में होता है, जो कि और इनको कार्बोहाइड्रेट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B1 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब अपन डेफिशिएंसी में एक बात करेंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, ठीक है सर। बेरी सर आपन ने रोग तो बता दिया सर, बेरी होता है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बेरी रोग हो गया, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि बेरी रोग होता क्या है। सर आपने बता दिया बेरी हो गया, ठीक है, बेरी नाम सुन लिया, ठीक है। तो बेरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेरी 2 टाइप का होता है। बेरी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है स्लाइड के अंदर। बेरी होता है जो 2 टाइप का होता है, ड्राई एंड वेट। बेरी जो होता है ड्राई एंड वेट, ये 2 टाइप का होता है। अब दोनों में फ़र्क इतना सा है कि सर बताओ फ़र्क क्या है दोनों में। आपने नाम तो बता दिया, ड्राई क्या होता है और वेट क्या होता है। तो ड्राई बेरी जो होता है उसके अंदर होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, और वेट के अंदर आते हैं कार्डियक फेलियर जैसे सिम्टम, ठीक है। आपको तो शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना कि अगर वेट है तो वेट का मतलब होता है गीला, और गीले से मतलब याद रखना कि ब्लड भी जहाँ होगा तो वहाँ गीला ही होगा। तो वेट से याद रख लो कि जितने भी कार्डियक सिम्टम आएंगे वो वेट बेरी के अंदर आएंगे, और ड्राई बेरी के अंदर जितने भी सिम्टम आएंगे वो नर्वस सिस्टम के नर्वस न्यूरॉन्स से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, ठीक है। तो दूसरा एक चीज़ और लिखी हुई है इसमें, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि वर्निक्स इंसेफेलोपैथी कई बार क्वेश्चन सीधा उठ के आ जाता है कंपटीशन में कि वर्निक्स इंसेफेलोपैथी किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण
होती है। तो अपन को सीधा सीधा कुछ नहीं सोचना, अपन को सीधा सीधा आंसर करके आना है विटामिन B1। अब वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होती क्या है? बोला सर वर्निक्स एरिया, पहले 2 क्वेश्चन होते हैं, कई बार क्वेश्चन ये भी आता था, कहीं आप बोला सर ने बताया था कि वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, लेकिन मैं इंसेफेलोपैथी की बात कर रहा हूँ। कई बार पूछ लेता है कि वर्निक्स एरिया कहाँ होता है, तो वर्निक्स एरिया जो होता है वो टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। वो शायद एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात है या फिर एमएसएन में पढ़ सकते हो उसको, लेकिन अभी अपन जो बात कर रहे हैं वर्निक्स इंसेफेलोपैथी की। अगर वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होती है तो पेशेंट के अंदर तीन सिम्टम आते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं आपको, कंफ्यूजन, अटैक्सिया और निस्टैग्मस। ठीक है, ये ट्राइड है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी का, ये वर्निक्स इंसेफेलोपैथी का ट्राइड है। कंफ्यूजन के बारे में आप लोग सब जानते हो कि पेशेंट कंफ्यूज होता है, उसको पता नहीं है कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है, वो कंफ्यूज है, उसको 2 चीज़ें दे दो आप, वो दोनों चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो जाएगा। अटैक्सिया का मतलब होता है उसका जो मोटर एक्टिविटीज़ है या वॉकिंग है या स्पीकिंग है, वो मोटर एक्टिविटीज़ इम्पेयर्ड होती है। निस्टैग्मस का मतलब होता है आई से रिलेटेड होती है, निस्टैग्मस का मतलब होता है आई से रिलेटेड, आई बॉल्स का मूवमेंट। ठीक है, अगर वर्निक्स इंसेफेलोपैथी का पेशेंट है तो उसके अंदर ये तीनों ट्राइड याद रखने हैं अपन को। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना है या फिर याद कर लेना है या कुछ भी जैसा आपको सही लगे। ठीक है, उसके बाद आता है राइबी नहीं है, राइबोफ्लाविन है। ठीक, ये राइबोफ्लाविन है। ठीक है, राइबोफ्लाविन मैंने आपको बताया विटामिन B2 का नाम है। ठीक है, तो विटामिन B2 है सर, विटामिन B1 अपना कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, विटामिन B2 है, राइबोफ्लाविन है। सर सोर्सेज क्या है सर? ठीक है, राइबोफ्लाविन है, कहाँ मिलता है? तो मैंने आपको हमेशा बताया कि विटामिन B जब भी आया है अपन को डाइटरी सोर्सेज करने ही नहीं है। डाइटरी सोर्सेज में हमेशा एनिमल जितना भी है देख लो, सब दूध एनिमल प्रोडक्ट है, योगर्ट भी एनिमल ही होगा। क्यों? क्योंकि योगर्ट दही भी जम रहा है तो दूध से ही जम रहा है। मीट है तो ये जितने भी बी विटामिन, जब बी कॉम्प्लेक्स जितना भी है सब एनिमल ओरिएंटेड है। रिक्वायरमेंट, अब वो अडल्ट हो फीमेल हो कुछ भी हो, उन सबकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको लिख लेना है। सबकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो है 1.2 mg डेली। ये अडल्ट, ये अडल्ट है। ठीक है, अडल्ट फीमेल मेल उन सब की रिक्वायरमेंट है राइबोफ्लाविन की। ठीक है, राइबोफ्लाविन की जो डेफिशिएंसी है, राइबोफ्लाविन की डेफिशिएंसी से अपने पहली चीज़ होती है स्टोमेटाइटिस, दूसरा होता है चीलियोसिस या फिशर भी बोल सकते हैं अपन इसको, कि क्रैब अपने जो चीलियोसिस होती है, जो अपने होठ होते हैं वहाँ पे क्रैकिंग आती है साइड में, तो वो होता है अपना चीलियोसिस। और एक स्टोमेटाइटिस हो गया अपना इन्फ्लामेशन ऑफ अंदर का जो अपनी ओरल म्यूकोसा होती है उसका अपना इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया या रेडनेस आ गई या फिर अल्सरेशन हो जाती है कई बार। तो ये जो डेफिशिएंसी होती है, कई बार अपन बोलते हैं कि जैसे अपन जाते हैं कि अपने सर छाले वाले हो गए हैं, तो आप किसी भी मेडिकल शॉप पे गए तो मेडिकल शॉप ने वाले ने उठा के दे दिया आपको बीकासूल, जिसे अपन कहते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स ही होता है। बीकासूल के अंदर बी कॉम्प्लेक्स ही पाया जाता है, जितने भी होते हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है वो उससे पूरा हो जाता है। तो डेफिशिएंसी से ये 2 ही चीज़ होती हैं राइबोफ्लाविन की से। आई होप क्लियर है ये सब। चलो थैंक यू। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नियासिन। ठीक है, नियासिन मैंने आप लोगों को बताया अभी, विटामिन B3 का दूसरा नाम नियासिन है। ठीक है, नियासिन के बाद भी, उसके बाद भी अपन दोबारा सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में भी आप यहाँ भी देख सकते हैं, सोर्सेज में आप यहाँ भी देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी मीट प्रोडक्ट, बीफ, चिकन्स, मिल्क वगैरह हो गए, तो उसी में ही बी प्रोडक्ट पाया जाता, बी विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। इसके बारे में अपन ने सोर्सेज हो गया, डेली रिक्वायरमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट याद देने की बात है कि पहले सर बोला सारे विटामिन 1.4 1.2 है सर, इसमें भी 1.2 नहीं, इसमें ये 16 mg जो है ये तो है अडल्ट
मेल का, और ये जो 14 mg है ये है अडल्ट फीमेल का। ये याद रखना है आपको। प्रिकर्सर ऑफ नियासिन में आपको लिखना है ट्रिप्टोफेन। प्रिकर्सर ऑफ नियासिन में आपको लिखना है ट्रिप्टोफेन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिकर्सर ऑफ नियासिन का प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफेन है। मेज जो होता है, मक्का जो होती है, इसके अंदर डेफिशिएंसी किसकी होती है, ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी होती है। अगर मेज अगर आपकी डाइट में इंक्लूड है तो आपकी किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर आप मेज पे ही डिपेंडेंट हो तो ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ट्रिप्टोफेन की डेफिशिएंसी हो गई तो प्लेग्रा भी होता है। प्लेग्रा के बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल के बारे में। हमेशा याद रखना है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से मेन जो सिम्टम आता है वो प्लेग्रा आता है। प्लेग्रा याद रखना है हमारे को कि प्लेग्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारे को याद रखना है कि प्लेग्रा ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि प्रिकर्सर ऑफ नियासिन का ट्रिप्टोफेन है, मेज जो होती है वो ट्रिप्टोफेन के अंदर डेफिशिएट होती है, और प्लेग्रा इसकी कमी से, B3 की कमी से प्लेग्रा होता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने ये क्या लिख रखा है प्लेग्रा 3D, वो मैं आपको बताऊं, डोंट हरी। तो 3D का मतलब है प्लेग्रा में 3D का मतलब होता है, प्लेग्रा में 3D का मतलब है कि प्लेग्रा के 3D सिम्टम्स हैं, और 3D का मतलब है तीनों D से स्टार्ट होंगे। ठीक है, पहला D हो गया, दूसरा D, तीसरा D। प्लेग्रा में कई बार ये क्वेश्चन बहुत मल्टीप्लिनियर क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, आपसे बोल देंगे प्लेग्रा में कौन सा सिम्टम है जो इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको 3 को हटा के चौथा करना है। ठीक है, तो प्लेग्रा के अंदर हो गया, पहला हो गया डिमेंशिया, दूसरा हो गया डर्मेटाइटिस, तीसरा हो गया डायरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये आपको याद रखने कि प्लेग्रा के 3D सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिमार्क करके लिख लें। ठीक है, आपके 3 या 4 क्वेश्चन मैं यहाँ से कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद आता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। मैंने कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्यों लिख रखा है पीपीटी में, कोलेस्ट्रॉल का मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ ये इसलिए लिख रखा है कि विटामिन जो B3 है, B3 का मेन काम ये भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विटामिन जो B3 है, B3 का मेन काम, शायद आपने लाइपोप्रोटीन्स सुने होंगे। लाइपोप्रोटीन्स होते हैं LDL, VLDL, HDL आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो मैं आपको बताया तो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं VLDL, HDL। तो 2 चीज़ें होती है, LDL और HDL। ठीक है, इन दोनों का नाम है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए समझना, अगर वैसे आना चाहिए लेकिन समझ जाओगे आप लोग। तो आई होप आप सारे इंटेलिजेंट हो बहुत। ठीक है, तो HDL और LDL तो 2 चीज़ें होती हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे ब्लड में होता है, मैं 2 चीज़ें सिखाता हूँ आपको। ये है, ये मान लो लीवर है, ये हो गया हमारा सेल्स मान लो या ब्लड मान लो। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ होंगी। ठीक है, एक कोलेस्ट्रॉल, आपको मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी के लिए बहुत शायद घातक ही मान लीजिए आप, घातक मतलब बेनिफिशियल नहीं है अपने लिए। कोलेस्ट्रॉल अगर हैवी होता है तो आर्थराइटिस, स्क्लेरोसिस हो सकती है,
पेशेंट को लिपिड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो अब चीज़ है कि सर ये कंट्रोल कैसे होती है, तो मैं आपको कंट्रोलेशन सिखा रहा हूँ कि कंट्रोल हो कैसे रही है। कि एक तो ये है, एक ये 2 लाइन है, आप तो ये 2 लाइनों से समझें कि ठीक है कि सर आपने बोला कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मान लो HDL है और ये हो गया आपका LDL। अब इन दोनों में से बेनिफिशियल क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपनी बॉडी के लिए जो बेनिफिशियल होता है वो HDL होता है। क्यों HDL? इसलिए होता है क्योंकि ये आपका जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो आपका ब्लड से लीवर में लेके जाएगा, जहाँ पे उसका सिंथेसाइज कर दिया जाता है। तो अपना ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल लो हो करता है HDL, ठीक है। अगर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल लो रहेगा तो ब्लॉकेज वगैरह की समस्या कम आएगी। इसका नॉर्मल लेवल आता है 40 से 60 MEQ/लीटर के आसपास। तो दूसरा अपना LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका काम होता है कि ये जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है ये आपके ब्लड में डिपॉजिट कर देता है, तो ये अपने लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बात आप सर आप बता क्यों रहे हो, तो बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बात गणित की इतनी सी है, बात गणित की इतनी सी है कि नियासिन जो है वो हेल्प करता है HDL के प्रोडक्शन में। अगर HDL का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल उतना ही मेंटेन चलेगा, ठीक है। यहाँ कम से कम नहीं करके मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बताए, ये सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम्स के लिए कोई सा भी एग्जाम हो इतना मालूम होना चाहिए, इतना आप लिख के आओगे तभी नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी हो गई। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये है क्या, ठीक है। ये है, इससे बोलते क्या है, बोला सर ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, ये गर्दन पे सर ये इसके भी बना हुआ है, यहाँ पे भी है, ये दिख क्या है, भी है क्या सिम्टम। ये मैं आपको बता दूं कि जब भी विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है या फिर एक्सेसिव विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो गई है, तो इस तरह का पेशेंट आपको देखने को मिलेगा जिसकी गर्दन के पास ये, जैसे अपन कहते हैं ना कि मम्मी ये क्या नेकलेस सा पहन रखा है, तो इसका नाम भी नेकलेस ही है। लेकिन नेकलेस कौन सा, NECKLAC, नेकलेस, ठीक है। तो इसका हो गया, इसका नाम है केजल्स नेकलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर एम्स वगैरह में कहीं पे आजकल देखो फोटोज़ का चलन चल गया है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या इमेजेस डाल देता है एम्स वाला, कि ये भी शायद पूछा गया है कहीं पे। तो B3 की कमी से केजल नेक का भी सिम्टम आता है, इसको केजल नेक्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो है ये आपके लिए टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? थैंक यू।